चलिए शो की शुरुआत, कमोडिटी नाउ की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ गए हैं एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रस्ते साहब। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आपने वक्त निकाला और ईटी नाउ स्वदेश के लिए सबसे पहला सवाल यही होगा कि सर, साल 2021 काफ़ी चैलेंजेस से भरा रहा है कमोडिटी मार्केट के लिए और ख़ास करके एग्री डेरिवेटिव मार्केट के लिए। इसके बाद अब 2022 नए साल से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या आउटलुक है नए साल को लेकर आपका? देखिए, एग्री कमोडिटीज मार्केट का आउटलुक दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है। एक हमारे देश में स्पेशली, एक तो इंपोर्ट पे और दूसरा मॉनसून पे। तो अगर हम ये देखें कि कमोडिटीज का प्राइस इंटरनेशनली जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो 2022 में ऐसा नहीं लगता है कि पिछले 5 साल का जो एवरेज है उससे कोई नीचे जाएगा। तो कमोडिटी आउटलुक बुलिश ही रहेगा, स्पेशली एग्री कमोडिटीज में आउटलुक बुलिश ही रहने वाला है। अगर आप देखते हैं कुछ चीजें जैसे सोयाबीन है या ऑयल सीड्स हैं, दूसरे देशों में जैसे मलेशिया में लेबर की शॉर्टेज थी, अब वो उन्होंने करीब 30,000 नए लेबर उन्होंने परमिट दिए हैं कि बाहर से लेबर आके उनके यहाँ काम करें। बट वहां पर अगर ला लीना का इफेक्ट आता है तो इंडोनेशिया और मलेशिया में वापस सोयाबीन और पाम ऑयल पे इम्पैक्ट होगा। ब्राजील में बम्पर है सोयाबीन का फसल, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है थोड़ा नरमी बताने के लिए। बट ओवरऑल इट विल बी एन एवरेज ईयर। प्राइसेस पे प्रेशर बना रहेगा। दैट इज व्हाट आई फील। अरुण रस्ते साहब, अब अगला सवाल ये होगा, आप एग्री एक्सचेंज, देश के सबसे बड़े एग्री एक्सचेंज को चला रहे हैं और करीब 2 दशक के बावजूद एग्री मार्केट में उस तरह का रिवाइवल या उस तरह के वॉल्यूम टर्नओवर नहीं देखने को मिल रहे हैं। इस मार्केट को लेकर क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि एग्री वायदा का सही मायने में फायदा उठाया जा सके? क्योंकि जिस मकसद के साथ एग्री वायदा की शुरुआत हुई थी कि बेहतर प्राइस डिस्कवरी होगी, रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स मिलेंगे, लेकिन वो फायदा अभी तक मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो क्या कुछ करने की जरूरत है एग्री वायदा को लेकर? देखिए, मैं इसको परिप्रेक्ष्य पे रखना चाहूंगा। अगर आप दुनिया के सबसे पुराने एक्सचेंज सीबॉट को देखें तो वो बना था अप्रैल 1882 में, करीब 173 साल पुराना है। दूसरा जो बड़ा एक्सचेंज है दुनिया में, डालियन है, वो कम से कम 28 साल पुराना है। अगर उसके सामने अगर हम हिंदुस्तान के दोनों जो एक्सचेंज देखें, करीब 17-18 साल पुराने हैं। वो तो रही उम्र के बाद और किस तरह से वो मैच्योर हुए हैं। दूसरी चीज है, अगर आप इसको इक्विटीज से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा विरोधाभास है दो चीजों में। इक्विटीज में यह है कि कंपनी ने शेयर्स इश्यू कर दिए, उसके बाद वो शेयर्स चलते रहेंगे। कमोडिटीज में ये होता है कि अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, अगर आप फिजिकल मंडी में करते हैं या एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे करते हैं, कमोडिटीज का हर साल कंजम्पशन होता है। जैसे आपने गेहूं खरीदा, वो गेहूं जो भी कंपनी, जैसे आशीर्वाद आटा बना लेगी, आईटीसी या हिंदुस्तान लीवर अपना आटा बना लेगी, कंज्यूम हो जाएगा। तो हर साल नई कमोडिटी आती है, उस नई कमोडिटी के लिए हर साल पूरे एक लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जो ENWR होगा, वेयर हाउस रिसीट होगा। तो ये इक्विटीज मार्केट से बहुत अलग है। तो सिर्फ मार्केट पे डिपेंडेंट होके और ये कहना कि मार्केट बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा मार्केट के अगेंस्ट होगा। हमें जो जरूरत है करने के लिए 3 या 4 चीजों की, एक तो ये है कि जो हमारा मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बढ़ाया जाए। दूसरा ये है कि किस तरह से ट्रेडिंग को ईज लाया जाए। जैसे ENWR की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स, ये इसका प्रचलन हमारे देश में नहीं है। जब अगर ये हो जाएगा तो किसानों को या FPOs को बैंकों से लोन मिलना इजी हो जाएगा। ये अगर ट्रेडेबल हो जाती तो स्पॉट और फ्यूचर मार्केट का जो लिंक है वो भी बन जाएगा। तो ये पूरे सिस्टम में 2 या 3 चीजें और करने की जरूरत है। उसके बाद ये जो हमारा फ्यूचर्स मार्केट है, एग्री डेरिवेटिव्स मार्केट है, ये पूरी तरह अपने पोटेंशियल पे पहुंच पाएगा। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, पॉलिसी मेकर से जितने हैं उनसे हम लोग ये बात करते रहते हैं हमेशा। किसान भी हमसे यही बात कर रहे हैं। इस वक्त फॉर्चुनेटली ये हुआ है कि RBI ने एक एडवाइजरी इश्यू करी थी बैंकों को कि ENWR के लिए फंडिंग अगर बैंक्स कर सकें तो बेहतर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इसकी दिशा में कुछ कदम इस वक्त उठा रहे हैं, तो होपफुली बहुत जल्दी ये वाला कदम कम से कम हो जाएगा। दूसरा, WDRA सिस्टम इस वक्त स्ट्रेंथन हो रहा है, तो हो सकता है वेयर हाउस भी काफी बनना शुरू हो जाए जो इस सिस्टम में आ जाएंगे। अगर ये दोनों चीजें हो जाएगी तो बहुत जल्दी जो हमारा डेरिवेटिव्स मार्केट है काफी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। ओके, तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जिसको उठाने की ज़रूरत है अगर आपको एग्री वायदा का मार्केट देश में रिवाइव करना है। सर, अब अगला सवाल होगा FPOs को लेकर। हालांकि आप
आप लोगों का कदम एनसीडीएक्स की तरफ से काफ़ी सराहनीय है। आप लोगों ने काफ़ी लार्ज स्केल पे एपीओज के साथ टाई अप कर रखा है एनसीडीएक्स ने, और जब यहाँ पे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कई सारे कमोडिटीज़ वगैरह में जब तक थे तो उनका फ़ायदा एपीओज उठा भी रहे थे और कई सारे में उनकी ट्रेडिंग और भागीदारी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि कई सारे एपीओज वगैरह से हमने बात की थी और उन लोगों का कहना था कि ये ऑप्शन से उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, जो मौजूदा माहौल में ऐसे कौन से प्रोडक्ट को किसानों की ज़रूरत है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और साथ ही तेज़ी से लोकप्रिय भी उन लोगों के बीच में हो सके, जो वायदा बाजार के का वो सही से फ़ायदा उठा सके? देखिए, मैं इसको मेरा जो पहला वाला उत्तर था उससे लिंक करना चाहूंगा। आज की तारीख में अगर आप और मैं बैंकों से लोन लेते हैं तो 6, 7, 8% पे, 10% पे हमें मिल जाता है। पर एफपीओस को इस वक्त भी बैंकों से पैसा नहीं मिल रहा है। पर एफपीओस को अगर एमएफआई से, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री से या एनबीएफसी से पैसा उठाना पड़ रहा है, वो एनीथिंग बिटवीन 13 से 18% के बीच में मिल रहा है। तो ईएनडब्ल्यूआर जब मतलब कंपलसरी अगर हो जाता है तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स एकदम कम हो जाएगी, एफपीओस के लिए और किसानों के लिए, दोनों के लिए। तो वो एक पहली स्टेप होगी एफपीओस को हमसे जोड़ने की, मार्केट से जोड़ने की। दूसरा, एफपीओस के पास आज की तारीख में अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आज वो भी मतलब अगर अपने मेंबर से एग्रीगेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी अपनी फसल को, तो उसको एग्रीगेट करके कम से कम 3-4 महीने रखने के लिए उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए वेयर हाउसिंग की। वो इस वक्त उनके पास नहीं है। हम लोग, हमारी एक सब्सिडरी है एनईआरएल, उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं नाबार्ड के साथ मिलके। जो कोऑपरेटिव बैंक है अगर वो वेयर हाउस बना सकती हैं या उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और उसको एफपीओज अगर यूज कर सकते हैं, तो इस उद्देश्य का पालन, मतलब उस उद्देश्य को मीट कर सकेंगे। तो ये एक दूसरी चीज होगी। तो ये दोनों अगर हो गई, और ऑप्शंस इन गुड वाला जो प्रोग्राम है हमारा, इसको हम जैसे पिछली बार हमने जब शुरू किया था तो करीब आज की तारीख में हमारे साथ 400 एफपीओ जुड़े हुए हैं, पर इस वक्त देश में करीब 10,000 एफपीओ हैं। तो हम भी ये जानते हैं कि हमें हमारी जो एफपीओ की रीच है कम से कम 25 गुना बढ़ाने का स्कोप है, और जब ये बढ़ती जाएगी अपने आप ही एफपीओ जुड़ते जाएंगे, फार्मर्स भी उनसे जुड़ते जाएंगे और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरते जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 3 से 5 साल ये प्रोसेस चलते रहना बहुत जरूरी है। ओके, यानी एफपीओज के लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं वाकई काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि 10,000 एफपीओज के साथ काम करना एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा सर, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट लॉन्च की योजना है अगले साल 2022 में, इसको लेकर क्या तैयारी है सर? देखिए, एक्सचेंज इस वक्त 2 या 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की मतलब काम कर रहा है। हम लोग इस वक्त जाने जाते हैं सिर्फ एग्री एक्सचेंज के बारे में, पर बहुत से कम लोगों को पता होगा कि हम नॉन एग्री स्पेस में भी हैं। स्टील एक हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी मतलब पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। तो स्टील के अलावा भी हम कम से कम एक नॉन एग्री वाले प्रोडक्ट में जाना चाहेंगे और एक एग्री प्रोडक्ट में। तो इसके लिए जो हमारे रेगुलेटर हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है, हमें जब भी परमिशन मिल जाएगी हम वो दोनों प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। दूसरी जो शुरुआत हमने की है कि जो लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम थी, जो सेबी ने अप्लाई परमिशन दी थी, जिसकी 3 साल पहले, एनसीडीएक्स ने कभी एलईएस का उपयोग नहीं किया है, बाकी एक्सचेंजेस से कर चुके हैं। हम इसे करने में मतलब हम लोग लास्ट हैं, पर हम इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं एलईएस की। तो 15 तारीख से जनवरी के 15 के आसपास हम लोग एलईएस की शुरुआत करेंगे, ऑप्शंस में भी, और जैसे मैंने कहा स्टील जो हमारा प्रोडक्ट है स्टील में भी। तो ये दोनों चीजें हम इस वक्त शुरू करना चाह रहे हैं जनवरी के 15 साल, और 2 या 3 नए प्रोडक्ट इस अगले कैलेंडर ईयर में हम लॉन्च कर देंगे। ओके, यानी 2 से 3 प्रोडक्ट लॉन्च करने की अगले कैलेंडर ईयर में प्लानिंग है, और साथ ही थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स में भी बदलाव करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी करने की तैयारी है। चलिए सर, अगला सवाल मेरा होगा 2022 के पूरे एग्री मार्केट को अगर प्राइस के लिहाज से आप देखें तो आपका आउटलुक क्या कह रहा है? देखिए, जैसे मैंने बोला, प्राइस डिपेंडेंट होती है डिमांड और सप्लाई पे। अगर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम है, तो डिमांड सप्लाई गैप से अपने आप ही प्राइसेस बढ़ेंगी। अगर सप्लाई एक्सीड करता है डिमांड को, ऑब्वियसली प्राइसेस में नरमी होगी। तो जैसे मैंने कहा कि इट डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मॉनसून्स, तो उनके ऊपर है। अगर भगवान हमारे ऊपर खुश रहे और मॉनसून अगर अच्छा आ गया तो इट विल बी स्टेबल मार्केट, अन्यथा उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे। ओके सर, ये जिस तरह से एग्री मार्केट में जिस तरह से रिटर्न दिए हैं पिछले कुछ समय में, काफ़ी बढ़िया मार्केट था पिछले 2021 के शुरुआती अगर फर्स्ट हाफ की अगर बात करें। अब कई सारे ऐसी चीज़ें जो सेबी लगातार कोशिश कर रही है, जैसे एफपीआईज़ की एंट्री हो या एक एक्सचेंज बनाने की, यूनिफॉर्म एक्सचेंज बनाने की कोशिश कर रही है, तो इन सब कदमों से कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए,
सिर्फ एक्सचेंज बना देने से कोई काम नहीं होता। एक्सचेंज के बनाने के साथ साथ उसके साथ प्रोडक्ट जो होगा उसके पास लिक्विडिटी आना जरूरी है। जब लिक्विडिटी आती है, जब जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपके मेंबर्स आपके साथ जुड़ते हैं, लिक्विडिटी आपके पास होती है, तब ट्रेडिंग हो सकता है। तो कोई भी कमोडिटी अगर आप लॉन्च करते हैं तो उसके लिए थोड़ा जेस्टेशन पीरियड देना जरूरी होता है। अगर हम कोई नया प्रोडक्ट इस साल लॉन्च करेंगे तो हो सकता है कि उसका जो इम्पैक्ट होगा वो 1 से 1.5 साल के बाद दिखाई देगा, तुरंत उसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं देगा। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि जो एग्री मार्केट हैं ये इतने मैच्योर नहीं है इस वक्त, इसको मैच्योरिटी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपने एआईएफ्स या म्यूचुअल फंड्स की बात की, एआईएफ्स और म्यूचुअल फंड के थ्रू जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो हमारे पास आने लगेंगे। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली कोई कमोडिटी में बहुत कम लोग डील करते हैं जिन्हें थोड़ा समझ में आता है। अदरवाइज वो कोशिश करते हैं कि या तो म्यूचुअल फंड से या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से या एफपीआईज के थ्रू डील कर। एफपीआईज को भी वैसे भी ने परमिशन दे दी है तो उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इन तीनों के थ्रू रिटेल पार्टिसिपेशन जो है इस मार्केट में बढ़ेगा। अगर ये जब बढ़ने लगेगा तो अपने आप, जिसको आपका पहला प्रश्न था कि एग्री डेरिवेटिव्स मार्केट कैसे बढ़ेगा, इन तीनों के माध्यम से बढ़ेगा। दूसरा ये है कि जो हमारा जो इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन फंड है उसके थ्रू हम काफी अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं। उन अवेयरनेस प्रोग्राम के चलते अगले 5 से 10 सालों में हमें पूरी उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स की एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार होगी जो इक्विटीज के साथ साथ कमोडिटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करना शुरू करेगी। अब जब वो इन्वेस्टमेंट इस कमोडिटी मार्केट में आना शुरू करेगा, ये मार्केट अपने आप बढ़ने लगेगा। ओके रस्ते साहब, आपने ये बात शुरू की है तो मैं ये सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, एपीओज के जरिए तो आप बड़े स्केल पे काम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या ग्राउंड पर उनके लिए इवेंट कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर, और किस तरह से आपकी भागीदारी बढ़ रही है? क्या मीडिया के जरिए या आपका प्रोग्राम है जो लगातार उनसे मिल रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं? किस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं एनसीडीएक्स की तरफ से? देखिए, हम पिछले 1-1.5 साल थोड़ा हमारा इस मामले में थोड़ा कमजोर रहा था क्योंकि कोरोना के चलते हम फील्ड पर नहीं जा पाए थे। पर पिछले 6 महीने से हमने फिर से फील्ड पर जाना शुरू कर दिया है। काफी सी जो एफपीओस हैं, एफपीओ के फेडरेशन है, उनके माध्यम से हम एफपीओ के पास जा रहे हैं। काफी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ हम जा रहे हैं। सेबी के साथ जो रजिस्टर्ड ट्रेनर्स हैं उनके साथ हम एफपीओस के और फार्मर्स के पास जा रहे हैं। मीडिया के थ्रू हम काफी शोज करते रहते हैं जिसके थ्रू हम डायरेक्ट रीच हमारी बढ़ जाए जिस एरियाज में हम फिजिकली नहीं जा पा रहे। दूसरा ये है कि हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो विजुअल माध्यम से एफपीओ के पास पहुंचने का काम शुरू किया है। और तीसरा प्रिंट मीडिया के थ्रू। सो कम्युनिकेशन इज द मेजर थिंग, हम मानते हैं, और वो कम्युनिकेशन कंटिन्यूस करते रहना हमारे लिए जरूरी है। तो हमारे आईपीएफटी ट्रस्ट के सहयोग से और हमारी जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है उसके सहयोग से हम ये एफपीओ का कार्य निरंतर चलते रहता है। पूरे 365 दिन हम ये करते ही रहते हैं। जैसे हमने पिछले साल करीब 391 एफपीओ तक पहुंचे थे, इस साल हमारा लक्ष्य हम 500 एफपीओ अभी अगले 2-3 महीने में ही पहुंच जाएंगे। स्केल पे काम चल रहा है और लगातार नए प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए लोगों को एग्री वायदा को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। सर, अब आखिरी सवाल, एग्री एक्सचेंज के तौर पर बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं और क्या मांग रखना चाहते हैं आप? देखिए, एग्री एक्सचेंज के तौर पे हमें 2 या 3 हमारी मांगे होंगी। एक तो ENWR जो है, इसे SCRA में सिक्योरिटी अगर डिक्लेयर कर दिया जाए, जैसे अभी गोल्ड का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसे SCRA में डिक्लेयर कर दिया है, उसी तरह अगर ENWR को अगर SCRA में डिक्लेयर कर दे तो काफी सुविधा होगी इस मार्केट के लिए। दूसरा ये है कि CTT, अब एग्री CTT मुश्किल से 10-12 करोड़ का रेवेन्यू मिल रहा है गवर्नमेंट को, बट इससे काफी दिक्कतें होती हैं क्योंकि कुछ कमोडिटीज पे CTT है, कुछ पे नहीं है। तो जिन पर नहीं है वो लोग तो ठीक है, पर जिन पर है वो काफी डिमोरलाइज फील करते हैं। तो अगर ये 9 या 10 करोड़ का रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट छोड़ दे तो पूरे मार्केट, एक पूरा एग्री कमोडिटीज मार्केट एक लेवल पे आ जाए तो इट विल बी गुड फॉर अस। और तीसरा, एक नेशनल पोर्टल बनना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अगर थोड़ा फंडिंग का प्रोविजन गवर्नमेंट कर दे। या पोर्टल की जब मैं बात करता हूँ तो डिमांड और सप्लाई दोनों इस वक्त एग्रीकल्चर की कहीं भी नहीं है। तो अगर एक पोर्टल बन जाए जिसके थ्रू पूरी डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस हो सके, एम्पिरिकल डाटा उसमें आ जाए और उस पर फिर फ्यूचर में काम हो सके, तो उसके लिए बहुत जरूरत है एक पोर्टल की। तो एक नेशनल पोर्टल बनाना बहुत जरूरी होगा। तो ये 3 हमारी तरफ से खास डिमांड होंगी। ओके, तो 3 ये मुख्य डिमांड है बजट से लेकर एग्री एक्सचेंज एनसीडीएक्स की तरफ से। शुक्रिया अरुण रस्ते साहब, आपने वक्त निकाला और नए साल 2022 को लेकर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तमाम चैलेंजेस के बाद आप लोग बेहतर काम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 भी आपके लिए एक बेहतर साल साबित हो।
चलिए इस इंटरव्यू को यही समाप्त करते हैं, लेकिन कमोडिटी नाउ जारी रहेगा और हमारे साथ दो खास मेहमान भी वायदा बाजार के बने हुए। हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज़ से अनुज गुप्ता है और बिटुपन मजुमदार है bmazumdar.com के। आप दोनों ही मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए वायदा बाजार का रुख कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर की अगर आज बात की जाए तो बेहद ही थिन वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है और एक रेंज में ही कारोबार दिख रहा है। अनुज जी, क्या लग रहा है आपको यहाँ से गोल्ड और सिल्वर दोनों में? अनुज जी गोल्ड को ले चलिए अनुज जी के पास वापस जाएंगे। बिटुपन आप बताइए गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपका व्यू। गोल्ड एंड सिल्वर में फिलहाल तो आजकल थोड़ा सा अभी न्यू ईयर के हिसाब से थोड़ा सा वॉल्यूम कम है। ग्लोबल मार्केट में इतना पार्टिसिपेशन नहीं है, तो थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा स्टेबलाइजेशन है। गोल्ड में ओवरऑल मॉडरेट तेजी रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा शार्प रैली अभी फिलहाल नहीं आएगा। प्रॉब्ली दिस वीक, क्योंकि ये पूरा ऑलमोस्ट वीकेंड जैसा है, पूरा ग्लोबल मार्केट में काम नहीं होता है। तो मैं लेकर ट्रेड करूंगा, अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं गोल्ड में डिप्स में थोड़ा सा बाय करूंगा। 48,100 के आसपास मेरा एक बार बाय पोजीशन रहेगा, और मैं ऊपर देख रहा हूँ 48,400 या 500 का एक जो रेजिस्टेंस है, वहां पर मेरा प्रॉफिट टेकिंग लेना है। 47,900 के नीचे थोड़ा सा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। सिल्वर में जो देखेंगे तो सिल्वर में भी थोड़ा सा तेजी रहेगा, और फिलहाल के लिए सिल्वर में अगर लास्ट 3 दिन का अगर हम लोग देखते हैं तो वॉल्यूम ज्यादा पिकअप नहीं हुआ है। आज सिल्वर 62,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा अगर ये 400-500 पॉइंट का थोड़ा डीप आता है तो तभी थोड़ा सा मार्केट में लॉन्ग ले सकते हैं। 62,300-400 के लेवल के आसपास हम लोग को दिख सकता है। हाँ, अभी फिलहाल के लिए जो ट्रेड होगा थोड़ा सा मॉडरेट ही रहेगा, अभी ज्यादा शार्प रैली या डिक्लाइन अभी मार्केट में शायद नहीं रहेगा। ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। चलिए अगर कच्चे तेल की बात करें तो मिक्स ट्रेड दिख रहा है। हालांकि ब्रेंट में हल्की तेजी दिख रही थी और MCX क्रूड करीब 0.25% नीचे है, 5,487 के लेवल पर है। बिटुपन, करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? 5,490 रुपए का भाव है, यहाँ से किस तरह का ट्रेड बन रहा है? हाँ, क्रूड ऑयल में थोड़ा सा मुझे अभी लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर मिल सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिया है अभी, जो $62 से काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुआ है लास्ट काफी दिनों से। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा रेजिस्ट मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। और जो ओमिक्रॉन का नया जो इश्यूज निकल के आया, जो अभी जो डेटा निकल के आया कि अभी US में एयरनेस थोड़ा बंद हुए हैं, और सडनली जो फ्रांस में जो नया जो पिकअप हुआ है ओमिक्रॉन वायरस का, और इधर से इंडिया में भी जो लॉकडाउन अभी तक तो नहीं हुआ है, कर्फ्यू है, तो थोड़ा सा सेंटीमेंट ऐसा है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर रहेगा। और डायरेक्ट इम्पैक्ट में कोई भी अगर इंडस्ट्रियल बैन होता है, अगर एविएशन में डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ही पड़ता है क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल में मेरे हिसाब से जो तेजी आना था पहले हिसाब से, अभी वो तेजी नहीं आ पा रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा स्टेबिलाईज रहेगा। अगर मुझे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में इंट्राडे में देखना है, तो मुझे प्योरली इंट्राडे, तो मैं क्रूड ऑयल यहीं पे सेल कर सकता हूँ। 55-20 अच्छा था, लेकिन अभी मार्केट में भी सेलिंग हो सकता है, और आपको स्टॉप लॉस बनना पड़ेगा 55-60 के ऊपर। मुझे लग रहा है 54-30-20 या 5400 का जो लेवल है वो इंट्राडे में पॉसिबल है क्रूड ऑयल में। ओके, इसके अलावा ये सेल कॉल है 5,420 के टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हैं क्रूड। नेचुरल गैस में आज तेजी है, 2% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। बिटुपन, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में देखिए पूरा एक रेंज मार्केट में चल रहा है। नेचुरल गैस में थोड़ा मैं एक रेंज में नीचे लेवल पे बाय करना बेटर था। 270 का जो नीचे का लेवल या ऊपर का जो 305-310 का जो लेवल है, यही फिलहाल के लग रहा है कि मार्केट यही रेंज पे रहेगा फिलहाल के लिए। तो नेचुरल गैस में थोड़ा रुक के रहना चाहिए, थोड़ा नीचे लेवल पे बाय करें तो अच्छा है। काफी अच्छा खासा एक रिबाउंड दिया है अभी 292-293 के आसपास। लास्ट वीक 270 के आसपास मार्केट एक बार गया था, तो यही एक रेंज फिलहाल के लिए बना हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड जब ये क्लैरिटी आएगा 310 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाएगा, तभी थोड़ा सा अपसाइड रहेगा। नहीं तो फिलहाल के लिए रेंज मार्केट है। नीचे लेवल पे अगर आता है तो नीचे लेवल पे ही एंट्री करना बेटर रहेगा। थोड़ा 280-285 ये सब लेवल पे अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हो तो इज बेटर, और स्टॉप लॉस आपका 270 के नीचे रह के आपको रखना पड़ेगा। ऊपर में हम लोग 305 या 310 का जो लेवल है वो दिखेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉपर की, जहां पर आज आधे % से ज्यादा की कमजोरी है, 745 रुपए के नीचे है। कॉपर पर आपका व्यू क्या है, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? कॉपर में भी देखिए पूरा बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में लास्ट हम लोगों ने जब डिस्कशन किया था कि बेस मेटल में अच्छा खासा एक रिकवरी आया हुआ है।
जो डिमांड का कॉन्सर्न था, जो डिमांड इश्यूज था, वो तो मार्केट में काफी प्राइसिंग हो रहा है कि अभी लग रहा है कि सप्लाई में थोड़ा ओवरऑल बेस मेटल में थोड़ा सप्लाई कॉन्सर्न में भी है, जिंक में भी है, और लेड में भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो इलेक्ट्रिक ईवी का डिमांड से लेड और निकल को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर मैं इंडस्ट्रियल कमोडिटी में ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से आज के लिए देखता हूँ तो मुझे कॉपर में थोड़ा सा लग रहा है कि नीचे लेवल पे बाय करना चाहिए। अभी का जो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 740-45 के आसपास चल रहा है, तो उसको थोड़ा नीचे लेवल के आसपास 740-42 ये सब लेवल के आसपास हम लोग बाय कर सकते हैं। 735 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, 750 754 ये सब के लेवल पॉसिबल है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैली या स्ट्रॉन्ग अपसाइड अभी इस वीक में नहीं रहेगा, तो थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। नीचे लेवल पे अगर आप बाय करते हो तो ओके, रेंज बाउंड मार्केट ही देखने को मिल सकता है। 749 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं। अनुज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, बेस मेटल्स में दो टॉपिक आपकी तरफ से आज के लिए क्या होगी? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए, दो टॉपिक में हमने कॉपर और एल्युमिनियम को चुना है। कॉपर में करीबन 743 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 738 का लगाएं, टारगेट 750 तक देखने को मिलता है। एल्युमिनियम जो कि एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, तो एल्युमिनियम के अंदर करीबन 227 के आसपास खरीदारी करें, 225 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 280 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एल्युमिनियम भी एक अच्छा परफॉर्मेंस में आता हुआ दिख रहा है। अरे में 230 रुपए तक के टारगेट एल्युमिनियम में देखे जा सकते हैं। तो कॉपर और एल्युमिनियम दोनों ही खरीदारी का ट्रेड, बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। और सिल्वर को लेकर गोल्ड तो तेजी दिखा रहा है, लेकिन सिल्वर पर दबाव है, क्या करना चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से? देखिए जी, गोल्ड अगर देखें तो $1810 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डॉलर में वीकनेस की वजह से अच्छा खासा सपोर्ट है। तो गोल्ड और सिल्वर मुझे लगता है खरीदारी की साइड में जाना चाहिए। हालांकि सिल्वर थोड़ा सा एक लाख अच्छी चांदी के अंदर भी रिकवरी आनी चाहिए। तो गोल्ड करीबन 4100 के आसपास खरीदारी करें, 47,900 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 48,500 तक हो सकता है। सिल्वर के अंदर भी करीबन 62,000 के आसपास, ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास से खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है करीबन 61,450 पे लगाएं, टारगेट 63,000 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में हमें लगता है कि $23.50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर हम आज मार्केट की बात करें तो आज लंदन मार्केट और यूरोप मार्केट में एक हॉलीडे है, तो हो सकता है कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहे, मगर ट्रेंड हमें लगता है कि पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में यूज करना चाहिए। अनुज जी, वक्त कम है, एग्री मार्केट में टॉपिक आपकी तरफ से आज के लिए? देखिए, एग्री के अंदर हमने कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी और मोमेंटम बाकी है। तो कॉटन सीड ऑयल केक में करीबन 2900 के आसपास खरीदारी करें, 2850 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 2980 तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर हमने 2 दिनों में ग्वार के अंदर थोड़ा गिरावट आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक कुछ बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो ग्वार के अंदर सेलिंग कर सकते हैं करीबन 6160 में, स्टॉप लॉस 6310 का रहेगा, टारगेट 5950 तक देखने को मिल सकता है। तीसरा कॉल हमारा जीरा में रहेगा। जीरा में करीबन 16,100 के आसपास खरीदारी करें, 15,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 16,400 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉटन सीड ऑयल केक में खरीदारी करें, ग्वार में बिकवाली करें, और जीरा में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जीरा और कॉटन के खरीदारी की सलाह और ग्वार सीड बिकवाली की सलाह एग्री मार्केट से। शुक्रिया अनुज जी आपका और बिटपन आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर।